राधे राधे सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राधे राधे एकांश राधे बाबू, राधे सर। सभी को राधे राधे। हम लोग ऑप्शनल एक्सरसाइज शुरू कर चुके हैं। ठीक है, हमने ऑप्शनल एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने किया हुआ है। आप चाहें तो उसको एक बार और अच्छे से समझना चाहें तो समझ सकते हैं। ये वाली क्लास में जो कल हमने आपको पढ़ाया था, ये पूरी रिकॉर्डिंग हो गई है। तो मैं अभी आपको इस क्लास के एकदम बाद ही ये क्लास आपको जूम की सेंड कर दूंगा। आज की क्लास, वैसे तो हम YouTube के सेम कंटेंट की क्लासेस आपको भेज रहे हैं, लेकिन ये वाली क्लास भी जो कल की थी और आज की थी दोनों भेज देंगे। कल वाली तो बस अभी ही एकदम इसके बाद भेज देंगे। देखिए क्वेश्चन क्या था। कल हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि अगर मुझे किसी चीज के ऊपर कोई धागा लपेटना है, सिलिंड्रिकल पार्ट के ऊपर कोई धागा लपेटना है, तो क्या करेंगे। मुझे कैसे पता चलेगा कि उस धागे की लेंथ कितनी होनी चाहिए। डिपेंड करता है जिसके ऊपर लपेटना है वो कितना लंबा है और कितना मोटा है। ये देखिए, चरखी के ऊपर लपेटना, चरखी तो बहुत बड़ी होती है, बड़ा राउंड लेना पड़ेगा। किसी किसी पाइप के ऊपर लपेटना है, बहुत बड़ा पाइप है, पाइप और बड़ा होता है, छोटे से पाइप पे डिपेंड करता है कि जिसके ऊपर लपेटना है वो कितना लंबा है और उसकी विड्थ कितनी है। और जिसको लपेटना है, एक पतला सा धागा लपेटना है या मोटी सी वायर लपेटनी है, ये भी तो डिपेंड करता है। तो उसकी थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है, और वायर की थिकनेस को उसका डायमीटर बोलते हैं। तो हमने कल ये क्वेश्चन पढ़ा था, देखो ये लिखा हुआ है। तो नंबर ऑफ राउंड्स निकालने के लिए कि हमने कितनी बार लपेटा मारा, जिसके ऊपर लपेटना है उसकी हाइट को जिससे लपेटना है उसके डायमीटर से डिवाइड कर दिया। ये देखो, कल हमने सिलेंडर की हाइट ली थी 12 सेंटीमीटर, और वायर जिसको लपेटना है उसका जो डायमीटर है वो 3 मिलीमीटर है। और मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से डिवाइड करते हैं। 3 4 जा कट गया, 10 ऊपर चला गया। 40 राउंड में इतनी विड्थ का जो वायर होगा वो 40 राउंड में इतनी बड़ी हाइट के ऊपर लिपट जाएगा। बताइए। अब अब जब एक बार लपेटा तो एक सर्किल, और एक सर्किल की सर्क्यूमफ्रेंस को क्या बोलते हैं, 2 पाई आर बोलते हैं। तो वायर की लेंथ एक राउंड में 2 पाई आर, और 40 राउंड में 40 इंटू 2 पाई आर। आर किसका, जिसके ऊपर लपेटना है। कहीं आपने गलती से यहां पर अगर वायर का रेडियस ले लिया, सारा काम खराब हो जाएगा आपका। भाई कितना बड़ा राउंड जाएगा, ये डिपेंड करता है। आप छोटे से पेन के ऊपर धागा लपेट रहे हो, बड़ी सी चरखी पे लपेट रहे हो अपने, और किसी बड़ी मोटी चीज पर आप, तो डिपेंड करता है कि जिसके ऊपर लपेट रहे हो उसका रेडियस यानी कि कैपिटल आर। सॉल्व करते करते 1256 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गया। इतनी बड़ी वायर हमें चाहिए अगर मुझे सारे सरफेस को क्या करना है, उसके कवर करना है। 12 सेंटीमीटर के सरफेस को कवर करने के लिए मुझे इस वायर को 1256 बार लपेटना पड़ेगा। तो ये वायर की लेंथ आ गई, इतनी बड़ी वायर चाहिए। वायर का रेडियस तो मुझे पता ही था, 3 मिलीमीटर डायमीटर है, आधा कर दूंगा। और वायर की मेरे पास क्या आ गई, लेंथ आ गई। देखो मैंने वायर का वॉल्यूम निकाल दिया, ये रहा वायर का वॉल्यूम, सेंटीमीटर क्यूब। अब वायर के वॉल्यूम को दी हुई डेंसिटी से क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दिया। क्या पता चल गया, मास पता चल गया। और आंसर ऐसा आया 788 अप्रोक्सीमेटली। हमने 3.14 इसकी वैल्यू ली। ये देखो दोनों जगह हमने 3.14 ली, क्योंकि बोर्ड के पेपर में जब ये क्वेश्चन आया तो वहां पाई की वैल्यू 3.14 गिवन थी, यहाँ नहीं गिवन। और हमारा आंसर भी देखो 3.14 से ही मैच कर गया। ये देखो आप समझ गए। तो हमने किलोग्राम में भी चेंज नहीं करना पड़ा। जो ग्राम का उसका उसका मास है, 788 ग्राम इज द मास ऑफ द गिवन वायर। तो सबसे मेन बात क्या है कि एक लपेटे का सर्क्यूमफ्रेंस 2 पाई आर, तो 40 का कितना होगा। और आर किसका लेना है, जिसके ऊपर लपेटना है, कितना बड़ा राउंड जाएगा,
डिपेंड करता है उसकी विड्थ कितनी। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट आपने आज पहली बार पढ़ा कि जब भी हम लोग किसी के लपेटे पता लगाने हो, राउंड्स पता लगाने हो, तो जिसके ऊपर लपेटना है उसकी हाइट और जिसको लपेटना है उसकी थिकनेस, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा सेम यूनिट में, तो मुझे पता चल जाएगा कि कितनी बार लपेटने से उसका पूरा सरफेस कवर हो जाएगा। बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, ठीक है। आइए इससे भी बढ़िया टेक्निकल क्वेश्चन, इससे अगला जस्ट जो एग्जाम के अंदर ज्यादा बार अब तक इस चैप्टर में सबसे ज्यादा बार पूछा जा चुका और ऑप्शनल में बच्चों को कई लोग कराते नहीं है। तो हाँ, आइए हम लोग आज इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13.5 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। 13.5 ऑप्शनल का सेकंड क्वेश्चन। और सुनो, मेरे पास अगर इसकी क्लास होगी ना 13.4 की जो कट गई, ठीक है, फिर भी उसे एक बार देख लेना। अगर मैं भेजता हूं तो एक बार देख लेना, क्योंकि आगे की क्लासेस के लिए आपको पता होना चाहिए फ्रस्टम क्या होता है। क्योंकि जो 13.4 है उसमें फ्रस्टम के बारे में बात की गई है। फ्रस्टम कोन का एक छोटा सा हिस्सा होता है, उसको फ्रस्टम बोलते हैं। उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, लेकिन फिलहाल ये एक्सरसाइज आपकी कट गई है, तो इसलिए हम लोग केवल आपको क्लास भेज के आप समझ लीजिएगा, जिससे आने वाली क्लासेस में आपको प्रॉब्लम ना हो अगर कभी इस तरह की क्वेश्चन आ जाते हैं तो, क्योंकि कंपटीशन में जरूर पूछा जाएगा। चलिए 13.5 का सेकंड क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। खूब बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इसकी क्लास भी हम आपको भेज देंगे, ऑनलाइन वाली भी और यूट्यूब इसकी भी, जूम क्लास भी। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों को समझ में आ गया था ना ये क्वेश्चन तो? यस यस सर। सर। चलिए यस सर। चलिए आगे चलते हैं। दिव्यांशा है क्लास में? यस सर। हाँ, वेरी गुड। ए राइट ट्राइंगल, सुनो भाई, ए राइट ट्राइंगल हुज साइड्स आर क्या 3 एंड 4 सेंटीमीटर अदर देन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस को छोड़कर परपेंडिकुलर और बेस दे रखे हैं 3 और 4, इज मेड टू रिवॉल्व अबाउट द हाइपोटेनियस। किसके अकॉर्डिंग रिवॉल्व कर दिया? हाइपोटेनियस के। बस ये छोटी सी लाइन है आपके पास इस क्वेश्चन में। आगे तो उसने क्या कहा कि फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द डबल कोन सो फॉर्म्ड। अब देखिए डबल कोन कैसे बनेगा, जरा सामने देखो। ये देखिए मैं आपके सामने एक राइट ट्राइंगल बना रहा हूं। नाम लिखा मैंने ए बी सी, एक की साइड ले ली 3, एक की साइड ले ली 4। ये देखिए, हाँ भाई, ये देखिए एक साइड 3 और दूसरी 4। अब जरा क्वेश्चन में देख के बताइए कि किसके अकॉर्डिंग रिवोल्ट करना है, परपेंडिकुलर के, बेस के, या हाइपोटेनियस के। तो बीसी लाइन को मैंने, हाइपोटेनियस। हाँ बीसी को मैंने अपने हाथ में पकड़ लिया, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए मैं आपको राइट ट्रायंगल भी बना के दिखाता हूँ। अब बताइए, ये देखिए राइट ट्रायंगल है कि नहीं इस समय? ये रहा ए पॉइंट, ये रही 4, और ये कितनी है 3, और मैंने किसको पकड़ लिया अपने हाथ में? देखो बीसी को पकड़ लिया, ठीक है। जब मैं हाइपोटेनियस के अकॉर्डिंग इस राइट ट्रायंगल को रिवॉल्व करूंगा, आपने देखा कि बीसी तो वहीं घूम रही है। क्यों भाई? देखो बीसी तो वहीं घूम रही है, कौन ऊपर नीचे जा रहा है? ए। ये देखो बीसी वहीं है। जब मैं इसको बीसी के अकॉर्डिंग रिवोल्ट करूंगा, ये देखिए, ये देखिए कौन घूम रहा है? बीसी वहीं है, अपनी जगह घूम रही है। ए ऊपर नीचे ऐसे आ रहा है, ये देखिए ए, ये देखिए सेम राइट ट्रायंगल ए पॉइंट कभी यहां कभी यहां कभी यहां, बीसी अपनी जगह, ऐसे ए पॉइंट घूम रहा है। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ये देखिए ए डैश, ये 3 और ये भी कितना 4, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। जब मैं इसको इस बोर्ड से बाहर निकलकर आपके सामने रखूंगा तो क्या होगा? देखो ऐसे ऐसे घूमना शुरू करेगा। ये ए पॉइंट ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा,
थोड़ा सा इमेजिन करिए, बीसी अपनी जगह, ये देखो बीसी अपनी जगह, ये रही बीसी, और ए पॉइंट ये रहा नीचे। तो जब मैं बीसी को ऐसे घुमाऊंगा तो ए पॉइंट ऊपर आएगा, ऐसे रिवॉल्यूशन चलेगा। आया कुछ समझ में? अब जरा ध्यान से देखना इस डायग्राम को। जैसे ही आपने बीसी के अकॉर्डिंग रिवोल्ट किया और ये एक सर्कुलर बेस बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। एक कोण तो बन गया लेफ्ट में, और एक कोण कहां बन गया? राइट में। ऊपर नीचे तो दो राइट ट्राइंगल बन गए, लेकिन लेफ्ट में भी कोण बन गया। और भाई आप इस सर्कुलर बेस के ऊपर इसे खड़ा करके देखो, ये रहा कोण, और ऐसे ही उस साइड भी कोण। तो उसने सही कहा कि जैसे ही मैं हाइपोटीनियस के अकॉर्डिंग रिवोल्ट करूंगा तो क्या होगा? तो दो कोण बनने शुरू हो जाएंगे, एक लेफ्ट में और दूसरा राइट में। ठीक है, लिखो, डायग्राम बना लो और लिखो। मैं एक स्पेशल लाइन आपके सामने बोल रहा हूं, कोई बात समझ में नहीं आई तो भाई पूछ लेना। बीसी के अकॉर्डिंग रिवोल्ट किया, ये रही बीसी। सर ये कौन कैसे बना? कौन? देख लो अपने आप बना, मैंने थोड़ा बनाया। ये रही बीसी, और बीसी के अकॉर्डिंग रिवोल्ट करके ये ए पॉइंट ऊपर चला गया, ए नीचे आ गया। बीसी अपनी जगह घूम रही है, ए पॉइंट ऐसे ऊपर नीचे आ रहा है, ऐसे ऐसे चक्की चल रही है, पूरा ए पॉइंट ऊपर नीचे आ रहा है। आ नहीं रहा है? बताओ, आ रहा है? यस सर। क्या तैयार हो गया? ये सर्कुलर बेस हो गया। इस साइड देख, क्या है ये? यस बता, सर। ये क्या है ये? अगर ये सर्कुलर बेस है, क्योंकि ए ऐसे घूम रहा है, तो बताओ ये क्या तैयार हो गया? आज एक काम करना, एक वो धागा सा ले लेना, धागा सा। क्या ले लेना? एक धागा, और उसको ना यूं यूं ऐसे 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 रिवोल्ट करना। एक वो चिंगम पता नहीं क्या खाने की आती है, उसके अंदर एक वो गेम सा निकलता है, बच्चे उसे ऐसे ऐसे घुमाते हैं, ऐसे ऐसे घुमाते हैं। तो वो क्या करता है, ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेट हो जाता है, और ऐसे ऐसे घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो उससे क्या, देखो एक कोण बना लेफ्ट में, ये देखो, और दूसरा कोण कहां बना? ये देखो दूसरा कोण कहां बना, ये कोण ही तो है, और क्या? आप इसका क्या नाम दोगे बताओ? एक कोण लेफ्ट में बना, एक कोण राइट में बना। लिखो एक लाइन स्पेशल। व्हेन ए राइट ट्राइंगल एबीसी, सेकंड क्वेश्चन 13.5 एक्सरसाइज, व्हेन ए राइट ट्राइंगल एबीसी is revolved about the hypotenuse, then when a right triangle ABC is revolved about the hypotenuse BC, then two cones AB A dash and AC A dash, AB A dash and AC A dash are formed. ये बात आपको एग्जामिनर को बतानी पड़ेगी कि जब आप राइट ट्रायंगल एबीसी को हाइपोटेनियस बीसी के अकॉर्डिंग रिवोल्ट करते हो, तो देखिए, दो कोण कैसे बनते हैं। ये देखिए दो कोण बनते हैं, एक लेफ्ट में बनता है और दूसरा राइट में बनता है। टू कोन्स विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, नाम भी बताया मैंने कौन कौन बने, एक बना ए बी ए डैश, दूसरा बना ए सी ए डैश। चलिए, अब सबसे पहले काम क्या करते हैं, इस एबीसी ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हाइपोटेनियस क्या निकाल लेते हैं, बीसी। आएगा 5 ही भाई, ये 3 है 4 है, तो ये कितना आएगा? लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ेगी। लिखो, इन राइट ट्राइंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम, इन राइट ट्राइंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस बीसी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 + 16, 25। तो बीसी की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। इस पॉइंट का नाम डाल दीजिए एम।
ठीक है, नाम डाल दिया है। अब मैं आपके सामने दो ट्रायंगल बोलूंगा, आपको ये काम मैंने सिमिलर ट्रायंगल के चैप्टर में कराया था, सिमिलरिटी का। याद है हमने जिस क्वेश्चन को कम से कम 6-8 बार किया था? आइए, पाइथागोरस थ्योरम जब हमने प्रूफ करी थी तो भी हमने ये काम किया था। मैं ट्रायंगल बोल के दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए बी, फिर मैं 90 पे गया, ये 90 का एंगल ही तो है भाई, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, ये इसका सर्कुलर का बेस का रेडियस है, तो ये हाइट ही तो हुई, ये स्लैंट हाइट हुई, ये हाइट हुई, तो ये एंगल कितने डिग्री का है यहाँ पर? 90 डिग्री का। ठीक है, तो देखना जरा, हाँ भाई ट्राइंगल देखो कौन सा, बी एम ए, फिर दोबारा से बी ना 90 पे गए, ए सी, क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल में क्या प्रूफ करनी है? सिमिलरिटी। दोनों का नाम कहां से शुरू किया? बी से, बी एम ए, फिर दोबारा बी ए सी। ये देखो, बताओ दोनों में कौन सा एंगल वन कॉमन है कि नहीं है? है कॉमन। यस सर। इसमें इसमें 290 है और इसमें ए 90 है। आज घर जाके एग्जाम्पल 10 देख लेना, पाइथागोरस थ्योरम देख लेना, और जानते हो क्या देख लेना, और 6.5 एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देख लेना, थर्ड पार्ट देख लेना, 4 क्वेश्चन तो मैंने गिना दिया आपको, देख लेना आज जाके। और यही ट्रायंगल ना मिले तो मुझे आगे बता देना। क्या क्या बताया? पाइथागोरस थ्योरम, एग्जाम्पल नंबर 10, 6.5 के थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। आज घर जाके देख लेना, एक ही काम को आप 4 बार कर चुके, आज 5वीं बार कर रहे हो। क्या, कौन से ट्रायंगल? बी एम ए, फिर दोबारा बी ए सी, लिखो इन ट्रायंगल बी एम ए। ये सब काम हम क्यों कर रहे हैं भाई? जब तक हाइट और रेडियस नहीं होंगे, कौन के वॉल्यूम और सरफेस एरिया कैसे निकालोगे? लिखो, इन राइट ट्राइंगल बी एम ए एंड ट्राइंगल बी ए सी। देखो दोनों में बी कॉमन है, तो लिखो एंगल वन इक्वल एंगल वन, ब्रैकेट में लिखो कॉमन एंगल। बी एम ए का एंगल 2 और पूरे ट्राइंगल बी ए सी का एंगल ए, ब्रैकेट में लिखो 90 डिग्री ईच। सो बाई ए ए सिमिलैरिटी, जो ट्राइंगल आप लेकर चले थे बी एम ए, सिमिलर हो गया वो ट्राइंगल बी ए सी के। देखिए बी एम ए और बी ए सी सिमिलर हो गए, कोई जल्दी नहीं किसी बात की, देख लो बी एम ए और फिर पूरा नाम बी ए सी, वन कॉमन, 2 और ए 90। ठीक है, आइए रेशो बनाते हैं। शुरू के दो नाम बताओ क्या है? बी एम अपॉन बी ए, एम ए अपॉन ए सी, और बी ए अपॉन बोलो क्या? बी सी। ये देखिए, ठीक है, चलो भाई कौन बताएगा बी एम की वैल्यू? नहीं पता, छोड़ दो। बी ए कौन बताएगा डायग्राम देखकर? 3 3। 3 एम ए पता नहीं है, छोड़ दो। ए सी कौन बताएगा? 4। 4 चलो, फिर से बी ए आ गया 3, बी सी आपने निकाला था 5। अब एक कोण लेफ्ट में बना और एक कोण राइट में बना, कौन बच्चा बताएगा इन दोनों के रेडियस का नाम क्या है डायग्राम में? एम, ये रहा देखो, AM हाँ ऑफलाइन में बच्चे आए हुए इस समय 37, उनमें से एक बच्चे ने बताया एम। आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा ऑफलाइन आना शुरू कर दीजिए। अब आप ऑफलाइन आएंगे तब भी ये जूम क्लास चलती रहेगी, ठीक है, मर्जी है आपकी। तो बताइए, अब एम रेडियस है, तो मैं क्या करूं? आखिरी के दोनों को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास एम का आंसर आ जाएगा। और एम कौन होगा? दोनों कोण का रेडियस, क्योंकि दोनों का कॉमन बेस एक ही है। एक लेफ्ट में कौन बना, एक राइट में बना, देखो ऐसे, ये देखो ऐसे बना हुआ है कौन, ये देखो, हाँ भाई मित्तल साहब, ये देखो ऐसे कौन बना हुआ है, ये देखो, देखो एक कोण बना हुआ है लेफ्ट में, एक कोण बना हुआ है राइट में, और बीच में लाइन खींची पड़ी है। बोलो समझ गए फिगर? यस सर। यस तो सर।
हाँ, तो अब रेडियस का नाम ये है, तो रेडियस एम कब आएगा? तो एम रेडियस आएगा 4 3 जा 12 अपॉन 5। ये देखिए, आपने दोनों कोण का रेडियस निकाल लिया। ये देखिए, अब हेडिंग डालिए वॉल्यूम ऑफ डबल कोण। हेडिंग लिखिए वॉल्यूम ऑफ डबल कोन्स। लिखिए वॉल्यूम ऑफ कोन ए बी ए डैश प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन ए सी ए डैश। देखो, जो डबल कोन मेरे पास बने हैं, एक लेफ्ट में बना है, एक राइट में बना है, इन दोनों कोन का डबल कोन का वॉल्यूम निकालने के लिए मैंने इन दोनों कोन के वॉल्यूम को प्लस कर दिया। चलो, कौन बताएगा? कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, लिखो 1/3 पाई आर स्क्वायर H1, इसका नाम 1/3 पाई आर स्क्वायर H2। भाई दोनों कोण की हाइट तो अलग अलग है, इसकी हाइट का नाम क्या है? BM, और उधर वाले की हाइट का नाम क्या है? CM। बाकी रेडियस तो दोनों के सेम ही है। आ जाओ, बताओ क्या कॉमन है? 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन है, अंदर बताओ क्या बच गया? H1 प्लस H2 बच गया। चलो भाई, कौन बच्चा बताएगा? 1/3 पाई, अब बताओ रेडियस का नाम फिगर में कौन बताएगा? अभी तो निकाला AM। 12/5। वो तो अलग बात है, पहले नाम लिखोगे तभी तो 12/5 लिखोगे। भाई जब तक AM नहीं लिखने के 12/5 कैसे लिख दोगे? बताओ एग्जामिनर को, रेडियस का नाम AM है, कौन बताएगा? लेफ्ट वाले कोन की हाइट का नाम क्या है? BM BM। और उधर MC MC। CM। चलो फिर से 1/3 पाई AM का होल स्क्वायर। बताओ भाई, कौन बच्चा बताएगा BM और CM को प्लस करके क्या आएगा? BC। देखो क्वेश्चन कितना BC आसान हो गया। और BC की 5 वैल्यू ऊपर निकाल चुके हैं आप, पहले बताओ कितनी। 5। अब आपके पास सारे नाम है, बस खाली वैल्यू पुट करने का काम है। यही ज्योमेट्री की जाम है, नहीं समझे? भाई जब तक क्वेश्चन आसान नहीं होने का तब तक मजा नहीं आता बिल्कुल भी। अब पाई की वैल्यू देखो, कुछ दे रखी हो तो बताओ भाई। कह रहा है कि चॉइस वैल्यू ऑफ पाई एज फाउंड अप्रोप्रिएट। आपकी मर्जी है भाई, जो आपको अप्रोप्रिएट लगे वो पाई की वैल्यू ले लो। बताओ क्या लेना चाहते हो? वो कह रहा है जो अप्रोप्रिएट लगे वो ले लो। क्या लूं बताओ, किससे काम आसान हो जाएगा आपका? चलो 3.14 ले लेते हैं। आर्यन भैया कह रहे हैं 3.14 ले लो। इसे लिखो 12/5 का स्क्वायर। और BC, BC कितना? BC 5। तो मजा आ गया बिल्कुल एकदम कैलकुलेशन में। देखो अब आगे कैसे करेंगे कैलकुलेशन। 1/3 3.14, 2 बार 12 और 2 बार 5, और क्वेश्चन चल रहा है लाइव। क्या हुआ? एक 3 तो इस 3 से 4 कट गया, 12 4 3 4 जा, एक 5 से एक 5 काट दो। अब क्या करो, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके फटाफट 5 से डिवाइड कर दो, आपके वॉल्यूम का आंसर आ गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 12 4 और 3.14 को मल्टीप्लाई करके 5 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो, वॉल्यूम आ गया आपका। 30.144 बच्चे कह रहे हैं 30.144 सेंटीमीटर क्यूब। जरा बुक से आंसर मैच करो। देखो आपका आंसर बुक के आंसर से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। वॉल्यूम, अभी वॉल्यूम की बात चल रही है। यस सर, मैच कर रहा है। भाई बच्चे कह रहे हैं Yes, मैच कर sir. रहा है, तो हमारा मैच अच्छा रहा। मैच खत्म हो गया, वॉल्यूम हमने निकाल लिया, और मैच भी कर रहा है आंसर। तो नहीं, ऐसा मुश्किल मत मानना, क्वेश्चन में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपने पहले कभी ना पढ़ी हो। उसका सिस्टम बदल दिया, उठाकर इसको और इसको जोड़ दिया। आज सिमिलर ट्रायंगल का चैप्टर देखो कहाँ काम आया, मेंसुरेशन में काम आया।
देखो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जहां कई सारे चैप्टर का कॉम्बिनेशन किसी क्वेश्चन के अंदर हो, और बड़े क्वेश्चनों में 4 नंबर में क्वेश्चन आने की उम्मीद है, और आ चुका कई बार, और अब बहुत टाइम बाद मौका मिल रहा है 4 नंबर का क्वेश्चन देने का, नहीं तो अब तक तो ऑब्जेक्टिव चल रहे थे। तो जरूर इस क्वेश्चन का स्वागत बोर्ड के पेपर में होगा। इस साल बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन नंबर 12 पर आएगा। आपके सेट्स में ये क्वेश्चन कौन से नंबर पर आएगा? 12th नंबर पर आएगा, 4 नंबर का। खूब इंपॉर्टेंट है, खूब अच्छा है, और मुश्किल नहीं है। एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को समझना है कि जब मैं हाइपोटेनियस को पकड़कर ऐसे ऐसे घुमाऊंगा तो ए घूमेगा, बीसी अपनी जगह रहेगी, ऐसे ए घूमेगा ए। अब ए ने सर्कुलर बेस बना लिया, बीसी ये रे, तो एक कोण बी की तरफ बन गया और एक कोण सी की तरफ बन गया, एक लेफ्ट में बन गया और एक राइट में बन गया। बस मुझे कोण के रेडियस चाहिए थे, इसलिए मैंने सिमिलरिटी का सहारा लिया। देखो कौन कौन से ट्रायंगल लिए, बी एम ए बी ए सी। ये देखो 6.5 के थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट और थर्ड पार्ट, एग्जाम्पल नंबर 10, और क्या, और पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाएंगे ना, और फिर उधर से याद करो, यही आपके आंसर थे थर्ड के फर्स्ट और थर्ड पार्ट में। ऐड कर दोगे तो पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो जाएगी, डिवाइड कर दोगे तो एग्जाम्पल 10 हो जाएगा। आज घर जाके चाहो तो देख लेना। लिखो सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन, हेडिंग लिखिए सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन इक्वल सरफेस एरिया ऑफ कोन ए बी ए डैश प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन ए सी ए डैश। सरफेस एरिया ऑफ कोन ए बी ए डैश प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन ए सी ए डैश। लो भाई वैल्यू पुट करो, पाई आर एल वन प्लस पाई आर एल टू। ये देखो ये तो फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया का, कोन का, पाई आर एल। तो एक के लिए एल वन, एक के लिए एल टू, कॉमन ले लो पाई आर, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है। अंदर बच गया एल वन प्लस एल टू, और पाई की वैल्यू 3.14, और रेडियस आप क्या बता रहे थे, 12/5। आज देखते हैं कौन बच्चा बताएगा एल वन किसको लिखें। एल वन बच्चे कह रहे हैं सर 3, 3। और एल टू क्या हो गया, 4। 4 चलो भाई 3.14 इंटू 12/5 और 3 + 4 7। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 5 से डिवाइड कर दो, और मुझे बता देना क्या लिखना है। तीनों की मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड, आपका जल्दी आंसर आ जाएगा। 52.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। 52.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर चेक करो भाई, पीछे से बच्चा मनस्वी तो आंसर यहाँ बता पे रहा है। 22/7 लेंगे ना, पाई वहां से 7 कट हो जाएगा फिर। मर्जी है आपकी, जो मर्जी ले लो। आंसर में ज्यादा फर्क नहीं पड़ने का, पॉइंट के बाद ही फर्क पड़ेगा। पॉइंट से पहले तो आंसर सेम ही आता है, चाहे 22/7 ले लो चाहे 3.15 ले लो। सेम आ रहा है 22 सर। अपॉन, हाँ 22/7 लोगे, 7 से 7 कट जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई कर लेना। हाँ भाई आंसर चेक करो बुक से मैच हो रहा है कि नहीं। सर बुक में 52.75 दे रखा है। हाँ तो 7/5 पॉइंट का के 8 बाद कर देना, 7.5। बस 7/5 का 8 कर दे, ठीक और है। क्या। 22/7 ले लेगा तो शायद वही आ जाए, और 7 का 8 कर देगा अच्छा 5 की वजह से, तो इसे आंसर मैच हो गया। बिल्कुल सब सही आंसर है, एकदम गजब। तो आज तो मुझे बस यही क्वेश्चन मतलब मेन कराना था। अभी मैं एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपको और भी करा रहा हूँ, मैंने छाट रखा है, लेकिन आज मुझे मेन क्वेश्चन यही कराना था। कल भी हम लोग शाम की क्लास ना लेकर सुबह की ही क्लास लेंगे बस। कल कल सैटरडे में, कल सैटरडे है ना, कल सुबह 7 बजे मैं इस चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा, जिसकी शीट आपको पहले ही भेज दूंगा, और शाम की क्लास ना चल के दोनों एक ही क्लास कराऊंगा। तो शाम वाले बच्चे भी उस क्लास को देख लेंगे कि भाई जूम की क्लास, जैसे कल शाम की क्लास मैं सुबह ही पढ़ा दी थी, वो मैं अभी एकदम इसके बाद भेज रहा हूँ, तो सब लोग उसको अच्छे से देख लें। ये कहानी बताइए समझ में आ गई कि नहीं आ गई। चले फिर आगे, एक क्वेश्चन लिखिए। यस यस एक सर। क्वेश्चन लिखिए फटाफट, मैं बोल देता हूँ, मैंने सिलेक्ट किया हुआ है क्वेश्चन। जरा वो डायरी उठा दियो, डायरी, हाँ भाई डायरी उठा दियो, बीच में पड़ी।
हाँ हाँ डायरी उठा दे फटाफट भाई, 8 मिनट रह गए। अबे डायरी खोलो, ला जल्दी ला। हाँ भाई, एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, जरा जल्दी से लिख लीजिए क्योंकि 8 मिनट हैं हमारी क्लास को खत्म होने। लिखिए, ए कोनिकल वेसल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। जिस साल एमजी पब्लिक स्कूल ने इस क्वेश्चन को अपने प्री बोर्ड में दिया था, ये क्वेश्चन उसी साल बोर्ड में आ गया था। ए कोनिकल वेसल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर and height 8 centimeter is completely filled with water. A conical vessel of radius 6 centimeter and height 8 centimeter is completely filled with water. Full stop. A sphere is lowered into the water. A sphere is lowered, उसके अंदर डुबो दिया। A sphere is lowered, नीचे तक, lowered into the water. And its size is such that a sphere is lowered, L-O-W-E-R-E-D, into the water. And its size is such that when it touches the sides, and its size is such that when it touches the sides, it is just immersed. It is just immersed. What fraction of water overflow? What fraction of water overflow? क्लास खत्म होने से पहले इस क्वेश्चन को करा देते हैं। कल हम लोग इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन और मंडे से नया चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। इधर देखिए क्वेश्चन क्या है भाई, सामने देखो फटाफट जल्दी से। ये देखो, एक कोन बना हुआ है जिसका रेडियस भी दे रखा है और क्या दे रखी है, हाइट भी दे रखी है। ठीक है, चलिए, ए कोनिकल वेसल ऑफ रेडियस 6 एंड हाइट 8 कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर। बताइए इस समय पूरा किससे भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है। आगे पढ़ो। स्पेयर इज लोअर्ड इनटू द वाटर, एक स्पेयर को इसके अंदर डाला और कुछ इस तरह से डाला कि इसका साइज इसकी एक तो वॉल्स को टच करता है और जस्ट इमर्स्ड, एकदम ऊपर तक सेट आ जाता है, डूब जाता है ऊपर तक, इमर्स्ड। तो देखो क्या कैसे बनेगा, ये देखो ऐसे बनेगा। ये बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, ये देखो, Yes, sir. स्पेयर इज जस्ट इमर्ज, ये देखा क्वेश्चन के अंदर। ये इसका सेंटर हो गया जिसका नाम ओ दे दिया, और इस पॉइंट का नाम लिख दिया ए, इसका नाम बी, और इसका नाम क्या लिख दिया, सी। जहां ये टच कर रहा है उस पॉइंट का नाम डाल दिया पी। अब जरा सामने देखो, कोन का रेडियस कौन बताएगा कितना है? 6 सेंटीमीटर। अच्छा क्वेश्चन में देख तो लो, निकालना क्या है। हाँ भाई, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वाटर ओवरफ्लो। वो ये नहीं कह रहा कि कितना पानी बाहर आ गया, वो कह रहा है कि इस कोन में पूरा का पूरा पानी भरा हुआ था, जैसे ही मैंने स्पेयर डाला इसका कितना हिस्सा बाहर आ गया। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वाटर ओवरफ्लो, पूछने का ढंग अलग हो गया। आपने 13.2 के क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ा था कि स्पेरिकल लेट शॉट्स डालने से 1/4 पानी बाहर आ गया, तो वो वाला ये 1/4 पूछ रहा है कि कितना फ्रैक्शन बाहर आ गया, कितना हिस्सा बाहर आ गया। ठीक है, जरा बताओ ये कितना है, कौन बताएगा ये कितना है? 6 है। 6 सेंटीमीटर। इसकी पूरी हाइट कितनी है, कौन बताएगा? 8 सेंटीमीटर। 8 है। अगर मैं इसकी स्लेंट हाइट निकालूं तो कितनी आएगी? 10 सेंटीमीटर। 10 आएगी कि नहीं आएगी? अच्छा बताओ, आएगी ना? यस सर। भाई अगर ये 6 है ये 8 है तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 10 ही तो आएगा। मैं जस्ट थोड़ा सा ऑरली रिवाइज कर रहा हूँ। कौन बच्चा बताएगा, अगर मैं इसका स्पेयर का रेडियस r मान लूं, इस स्पेयर का रेडियस को क्या मान लूं, r, तो नीचे का हिस्सा जानते हो क्या हो जाएगा? 8 माइनस आर। 8 माइनस आर। 8 माइनस r। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? वेरी गुड। ये क्या है, कौन बच्चा बताएगा ये क्या है? ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है ये क्या है? ये भी तो रेडियस है, रेडियस। और रेडियस टेंजेंट के ऊपर क्या होता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। देखो ये बात समझ में आएगी नहीं? टेंजेंट का चैप्टर घुस गया इसके अंदर। अच्छा और देखना, हाँ भाई अगर ये 6 है
तो ये भी कितना होगा? 6 होगा। भाई अगर ये 6 है तो ये भी कितना होगा? 6। अब जरा 10 में से 6 माइनस करो, कितना बच गया? अच्छा ये दोनों 6 क्यों होंगे? अरे टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल इन लेंथ। भूल गए? एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए हुए टेंजेंट की लेंथ हमेशा आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। इक्वल। चलिए अब ये सारा काम आप अपने आप कर लेना, छोटा मोटा सा। मैं तो स्पेयर का रेडियस निकाल रहा हूं, तो लिखिए इन राइट ट्राइंगल ओपीसी, इन राइट ट्राइंगल ओपीसी। लगाओ भाई पाइथागोरस थ्योरम, ओसी स्क्वायर इक्वल ओपी स्क्वायर प्लस पीसी स्क्वायर। हालांकि मैं इस क्वेश्चन की भी एक्स्ट्रा क्लास की वीडियो आपको भेजूंगा, आप लोग अच्छे से सब कंप्लीट कर लीजिएगा। तो 64 प्लस आर स्क्वायर माइनस 16r, और ये दोनों कट गए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 14 में से 6 गए 8, और 5 में से 1 गया 4, 16r। बताओ भाई रेडियस कितना आ गया? 3 आ गया। अब कह रहा है कितना हिस्सा स्पेयर की वजह से पानी का बाहर आ गया। लिखो, ऊपर की तरफ लिखो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, और नीचे की तरफ लिखो वॉल्यूम ऑफ कोन। स्पेयर की वजह से कोन का कितना हिस्सा बाहर आ गया, ठीक है? तो हम दोनों के फ्रैक्शन को निकाल देंगे। भाई क्लास होने वाली है खत्म, इसलिए इन दोनों के फॉर्मूले लिखकर वैल्यू निकाल देना। 3/8 आंसर आएगा इसका। सुन रहे हो? ऊपर की तरफ लिखो 4/3